ननद भाभी का गांव में नहाना। सोमपुर गांव में साल पुराना एक पोखर है जहां गांव की सभी औरतें एकजुट होकर नहाती हैं। गंगा की बहू और बेटी पायल और निकिता भी उन्हीं में से एक है। नाचे पनघट पर मेनका, नाचे पनघट पर मेनका। कितना सुकून देता है ये पोखर का ठंडा ठंडा पानी। सचमुच भाभी, अगर गांव में ये पोखर ना हो तो हम लड़कियों का तो नहाना धोना दो बार हो जाए। हाँ ये तो है। और फिर पोखर में नहाते समय ही तो हम सखी सहेलियां बातें करती हैं। वैसे काफी देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद सभी महिलाएं पोखर से नहा धोकर अपने घर चली जाती हैं। कुछ देर बाद, बहू आ रही हो पायल बहू, जरा जल्दी से मुझे चाय ला कर दे दे। अरे ओ मेरी बहरी बहू, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? तुझे हाँ ना में जवाब तो दे। बस आई माँ जी, ये लीजिए आपकी पसंदीदा गर्मा गर्म अदरक इलायची की चाय। इसके बाद बहू रसोई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भोर होते ही नहाने के लिए पोखर की ओर निकल पड़ती हैं। फिर एक रोज गांव में रहने वाले अवनीश का शहरी दोस्त रॉकी गांव में आता है। अरे आओ आओ रॉकी, इस गांव में तुम्हारा स्वागत है। अरे ये क्या अवनीश, इतने सूखे तरीके से स्वागत कर रहा है तू मेरा? मुझे तो लगा कि तू गांव की कोई गोरिया लेकर आएगा। अरे जरा सब्र कर मेरे दोस्त, चल गांव चलते हैं। अवनीश झटपट से रॉकी का लगेज उठाकर रॉकी के साथ खेत खलिहानों के रास्ते घर की ओर बढ़ता है। तभी अचानक रॉकी के कानों में लड़कियों के हंसने की आवाज पड़ते ही उस शैतान के कान खड़े हो जाते हैं। अरे अवनीश, ये किस कोयल की आवाज है? अरे ये पास ही एक पोखर पड़ता है, ये आवाज वहाँ नहा रही औरतों और लड़कियों की है। अरे फिर तो आंखें सेकना बनता है मेरी जान। क्यों नहीं, मगर अभी नहीं, कल। रॉकी के दरिंदे दिमाग में पोखर में नहाने वाली लड़कियों की छवि खींचने लगती है। देर रात जागता हुआ वह फुसफुसाता है, बस जल्दी से ये रात कट जाए ताकि सवेरा होते ही मैं अपनी आंखें सेक सकूं। कितना मजा आएगा। अगली सुबह, माँ मैं और भाभी पोखर पर नहाने जा रही हैं, ठीक है? अरे ठहरो जरा। क्या हुआ माँ जी, आपका चेहरा किस चिंता में उथल पुथल हुआ जा रहा है? बहू कल रज्जो बता रही थी कि गांव में कोई शहरी बाबू आया है। इन परदेसियों का कोई भरोसा नहीं। तुम दोनों ननद भाभी सतर्कता से नहाना। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। दोनों ननद भाभी नहाने के लिए पोखर पर आ जाती हैं। रॉकी और अविनाश एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें नहाते हुए देख रहे थे। अरे अवनीश, इस गांव की गोपियां तो एकदम जबरदस्त है, मगर इनकी गोरी बाहों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तू ना एक नंबर का ठरकी है। अब जल्दी चल, वरना किसी ने देख लिया तो जमीन में गाड़ देंगे। ऐसा क्यों भला? क्योंकि इस पोखर पर मर्दों के मंडराने पर पाबंदी है। यार ये बटर स्कॉच कौन है? रे ये दोनों ननद भाभी हैं। निकिता इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। इसे देखकर सभी लड़कों की नीयत फिसल जाती है, मगर ससुरी टेढ़ी खीर है। कुछ ही देर के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं, मगर रॉकी के दिमाग में निकिता की नहाती हुई छवि नशा बनकर दौड़ने लगती है। वह रात भर शिकारी की तरह सोच में डूबा रहता है। ऐसा क्या करूं कि वो टेढ़ी खीर मेरे मंसूबे को पूरा करने को खुद ब खुद मजबूर हो जाए। अचानक रॉकी की नजर उसके कैमरे पर घिर जाती है और वह कहता है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अगली सुबह, अरे पायल भाभी क्या बात है, आज आप नहाने नहीं चलेंगी क्या? नहीं निकिता, आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। जाओ तुम जाकर नहाओ। चुलबुली निकिता अकेले ही नहाने के लिए चली जाती है। तभी रॉकी निकिता को नहाते हुए कैमरे में कैद कर लेता है। फंस गई चिड़िया पोखर के पिंजरे में। रॉकी की हंसी सुनकर निकिता जल्दी से कपड़े पहनकर घर की ओर भागने लगती है। तभी रॉकी उसे घेर कर कहता है, कहाँ जा रही हो मेरी जाने बहार? एक नजर इस कैमरे पर तो डाल लो, कितनी अच्छी लग रही हो तुम इसमें। खुद को कैमरे में कैद देखकर निकिता की आंखें नम हो जाती हैं और वह थरथराती हुई कहती है, तुम शहरी हमेशा हम गांव देहात वालों के साथ दगाबाजी करती हो। अभी के अभी मेरी इस वीडियो को मिटाओ वरना। देखो दिलरुबा, ये धमकी देना बंद करो, वरना ऐसा न हो कि पूरी दुनिया तुम्हें नहाते हुए देखे। अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर लिया तब क्या होगा? रॉकी की बातें सुनकर निकिता अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुलने लगती है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और उसकी जुबान से एक शब्द निकलता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बस तुम्हारी खूबसूरती खत्म करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ये वीडियो मिटा दिया जाएगा।
जमाने में अपनी बड़ी बदनामी से बचने के लिए निकिता खुद को रॉकी के हाथों सौंप देती है। मैंने तुम्हारा कहा कर दिया, अब तुम ये वीडियो मिटा दो। मिटा दूंगा मेरी जान, मगर सही समय पर। बस ऐसे ही मुलाकात करती रहना। उस शाम निकिता जब घर पहुंचती है तो उसका अस्त व्यस्त भेष देखकर उसकी भाभी बिना पलक झपकाए उसे देखती हुई कहती है, अरे क्या हुआ निकिता, आज नहाने में बड़ी देर लगा दी, कोई सहेली मिल गई थी क्या? भाभी का सवाल सुनकर निकिता की आंखें भर जाती हैं और उसकी नजरें नीची हो जाती हैं। देख गंगा और पायल का चेहरा चिंता के मारे पीला पड़ जाता है। निकिता, सब ठीक तो है ना? बोलो, कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी हमें खाए जा रही है। निकिता फूट फूट कर रोते हुए अपनी भाभी और माँ को सारा वाकया बताती है। चुप कर, बैठी दीवारों के भी कान होते हैं। अगर ये बात जमाने में फैल गई तो कोई भी तेरी बाह नहीं थामेगा। इस बात को दबाने में ही बेहतरता है। माँ जी, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो न जाने कितने घरों की निकिता का दामन रॉकी जैसे दरिंदे का शिकार होगा। हमें कुछ सोचना होगा। तीनों ननद भाभी मिलकर जाल बिछाती हैं। अगली सुबह निकिता पोखर पर नहाने पहुंचती है। तभी रॉकी जैसे वह पहुंचता है सास बहू से मारकर जमीन पर ढेर कर देती है। अरे 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 मत मारो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे, बचाओ, अरे बचाओ। छोड़ दे तुझे, ऐसे कैसे छोड़ दे हम? जानती थी कि तू यहाँ जरूर आएगा, इसलिए हम सास बहू ने तेरे लिए यहाँ जाल बिछाया था। ठहरो गंगा, जी तो करता है कि हलक से तेरी जान खींच लूं कमीने, मगर तूने जो हमारे गांव की इज्जत पर हाथ डाला है उसकी सजा तुझे भोगनी होगी। अब तुझे इस लड़की का हाथ थामना होगा। नहीं सरपंच काका, मैं इस दरिंदे के गले में वरमाला नहीं बल्कि हथकड़ी देखना चाहती हूँ। नहीं, मुझे जेल मत भिजवाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मैं अपना जीवन जेल में नहीं बिताना चाहता। तुम जैसे दरिंदों की यही सजा है। तुम जैसे हैवानों के कारण हम जैसी लड़कियों का रोशनी भरा जीवन अंधेरी में खो जाता है। पूरा गांव निकिता की सोच का समर्थन करता है, जिसके बाद पुलिस रॉकी को अपनी हिरासत में रखता है। उसे अपनी सारी उम्र जेल में बिताना पड़ता है। लोगों के सहयोग से अब गांव की सरजमीन पर बाथरूम बन चुका है। कोई भी औरत पोखर, तालाब और नदी पर नहीं नहाती और अब निकिता अपनी भाभी और माँ के साथ खुशी खुशी रहती है। सूरतनगर गांव में बीना नाम की एक लड़की रहती थी। वो सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी थी। उस लड़की को अमीर होने का बहुत ही ज्यादा घमंड था। यदि उस लड़की के पास कोई भी मदद करने के लिए आता तो वो उसकी बेइज्जती करके चली जाती। एक बार की बात है, बीना कॉलेज अपनी कार से जा रही थी। तभी उसकी क्लासमेट नीला उसे मिल जाती है। नीला को देख बीना बोलती है, अरे नीला, तुम इस तरह कॉलेज क्यों जा रही हो? चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं। आज तुम मेरे इस फॉर्च्यूनर कार में बैठकर कॉलेज चलो, क्या पता तुम्हारे भी थोड़े ठाट बाट बढ़ जाएं। नहीं बीना, तुम कॉलेज चली जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं तुम्हारी इस फॉर्च्यूनर कार में बैठकर कॉलेज नहीं जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो बस तुम्हें एक सुनहरा मौका दे रही थी खुद की कार में बैठने का, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं चाहिए। तुम फटीचरों को इज्जत रास नहीं आती। इतना कहकर बीना वहां से चली जाती है और अगले 4 घंटे बाद जब बीना वापस अपने घर जाती है तब वो कुछ लड़कों को खुद के घर में देखती है। उन लड़कों के साथ साथ एक औरत और भी थी। उन्हें देखकर कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। फ्रेश होकर अपना फोन चलाने लगती है कि तभी उसकी माँ वहां आती है और उससे बोलती है, बेटा तू जल्दी से सूट पहन ले, क्योंकि तुझे देखने वाले लड़के वाले आए हैं। मैं तेरी शादी करवा रही हूँ। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। चुप करो और चुपचाप नीचे आओ। अगर आज तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर बीना न चाहते हुए भी तैयार होकर नीचे आती है और लड़के वालों से मिलती है। इस तरह अब बीना की शादी एक राज नाम के लड़के से हो जाती है। बीना जब विदा होकर अपने ससुराल जाती है तब वो अपने ससुराल को देखकर सभी गेस्ट के सामने बोलती है, हे भगवान, ये घर कितना छोटा है। मेरी माँ ने आखिर इसमें क्या देखा जो इस छोटे से घर में मेरी शादी करवा दी। मैं इस घर में कैसे रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर वहां पर सभी लोग उसी को देखने लगे। सभी लोग की नजर अब बीना के ऊपर ही ठहर गई थी। ये सब देखकर बीना कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और इस तरह वो अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है। लेकिन उसको अपना ससुराल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक छोटा सा घर था और बीना हमेशा से ठाट बाट में रही है। इसलिए बीना आए दिन अपनी सास पर अत्याचार करने लगी। अरे मम्मी जी,
अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? भगवान, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप चाहती क्या है। एक तो ये छोटा सा घर, उसमें मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन आप है कि आपको इतनी शर्म नहीं आ रही थी। आप अपनी बहू की थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी कर दे। लेकिन बहू, हुआ क्या है? तू मुझ पर इस तरह क्यों चिल्ला रही है? हे भगवान, आपको नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए? अरे मम्मी जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आज घर का सारा काम आप कर दीजिए, वैसे भी मुझसे घर का काम नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, तू बस आराम कर। आपके कहने का मतलब क्या है कि तू बस आराम कर? आप कहना क्या चाहती है कि मैं हर वक्त आराम फरमाती रहती हूँ? हे भगवान, इस घर में आकर मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इतना कहकर वो रोने लगती है कि तभी वहां पर बीना का पति राज आ जाता है और अपनी पत्नी बीना को इस तरह रोता हुआ देख वो उससे बोलता है, अरे बीना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ तो एक नंबर की कामचोर है। मेरा थोड़ा सा सर में दर्द क्या हो रहा था, उन्होंने तो मुझे कामचोर ही बोल दिया। अरे मेरी माँ ने तुमसे शादी इसलिए नहीं करवाई कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर रहूं, इसलिए करवाई है कि यहाँ मुझे कोई परेशानी ना हो। अच्छा शांत हो जाओ, मैं माँ से इस बारे में बात कर लूंगा और उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। ये सुनकर बीना अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ राज अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, आप बीना को ऐसा क्यों बोलती रहती हैं? आखिर वो जैसी भी है तो आपकी बहू ना। लेकिन बेटा, मैंने तो उसको बस इतना बोला है कि तू आराम कर ले। इस बात पर उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन माँ, आपको तो पता है ना बीना कैसी है, उसकी बातों को लेट गो किया करो। इतना कहकर राज वहां से चला जाता है। शाम का खाना वो लोग खाकर सो जाते हैं। इस तरह अब दिन गुजरने लगते हैं। आए दिन अब बीना अपनी सास सुजाता के ऊपर अत्याचार करती और उससे घर का सारा काम करवाया करती। देखते ही देखते अब 3 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन जब राज अपने ऑफिस जा रहा था कि तभी वो किचन में जाता है, जहां वो देखता है कि बीना अपनी सास का हाथ चाय में डुबोकर जला रही थी। ये देखकर राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो दौड़ते हुए किचन में जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी बीना को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, बीना, तुम्हारी अमीरी और तुम्हारी सुंदरता पर लानत है। थू, मैं तो तुम्हारे मुंह पर थूकूं बीना। तुम जैसी गिरी हुई नीच औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके अपनी माँ को ही समझाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी माँ तुम्हारा इतना अत्याचार सह रही है। अगर मुझे ये बात पता होती तो शायद मैं अपनी माँ को तुम्हारा ये अत्याचार कभी सहने ही नहीं देता। तुम भले ही अमीर हो, तुम भले ही सुंदर हो, लेकिन ऐसी सुंदरता और ऐसे पैसे को आग लगा दो जो एक औरत अपने पति की माँ को अपनी माँ नहीं समझ सकती। मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था राज। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। नहीं बीना, तुमने आज सारी हदें पार कर दी। आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। निकल जाओ तुम मेरे घर से। इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। बीना अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे माफी मांगती है, लेकिन राज उसको माफ नहीं करता। ये देखकर बीना अपने घुटने के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अपनी बहू को इस तरह रोता हुआ देख वो उसे उठाती है और अपने बेटे को समझाते हुए बोलती है, बेटा, आज तक तूने मुझे समझाया है, लेकिन आज मैं तुझे समझा रही हूँ। चाहे ये जैसी भी है तो तेरी बीवी और मेरी बहू ना। तो इसे घर से मत निकाल। अगर तू इसे घर से निकालेगा तो हमारे घर की इज्जत क्या रह जाएगी। अपनी सास को अपनी तरफ बोलता हुआ देख अब बीना को अकल आ जाती है और वो अपनी सास से माफी मांगते हुए बोलती है, मम्मी जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपके ऊपर इतना अत्याचार किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। सुजाता उसे माफ कर देती है और इस तरह अब राज भी उसे एक मौका देता है और अब वो सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अमीरी का घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वक्त सबका आता है।